एवरीवन, वेलकम टू नीट सारथी कोटा। एक बार जरा मोबाइल से नजरें हटा के दूर तक देखना, बिल्कुल एकदम सामने दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? कोई बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है तुम्हारी तरफ। कौन है जो तुम्हारे तुम्हारे सामने इतनी तेजी से दौड़ लगा रहा है, तुम्हारे पास बस पहुंचने वाला है? अरे मैम, ये तो हमारा नीट का एग्जाम है। ओह माय गॉड, नीट का एग्जाम इतने पास। बिल्कुल, आपका नीट का एग्जाम ही है जो आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है और जो बहुत हद तक करीब आ भी चुका है, जिसके स्ट्रेस की वजह से, जिसके प्रेशर की वजह से तुम लोग बहुत टेंशन में हो। लेकिन आपकी टेंशन को हल्का करने के लिए, दूर करने के लिए नीट सारथी कोटा लेकर आया आपके लिए वन शॉट सीरीज। इस वन शॉट सीरीज के मीडियम से आपके जो बचे हुए 30 से 35 दिन है, जिसके अंदर आपका एग्जाम आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाएगा बच्चे, उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि आपके जो 30 से 35 दिन है ये बहुत आसानी से निकल सके। हम लोग यहाँ पर हर चैप्टर को वन शॉट मीडियम से रिवाइज कर रहे हैं ताकि तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस A to Z रिवाइज हो सके और तुम्हें डराने के लिए आ रहे हैं ना तुम्हारे सामने स्पीड मेंटेन करके, उससे तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले कि हाँ, इतनी भी टेंशन नहीं है, हमारा रिवीजन सही चल रहा है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस अब तो मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं बच्चे। जस्ट बी काम, अपना अच्छे से तैयारी करो। जो चैप्टर बहुत वीक है थोड़ा सा टाइम लगाओ, अगर कभी टच किया है तो, बिल्कुल टच नहीं किया है तो जस्ट लीव इट, ठीक है। तो यहाँ पर वन शॉट के मीडियम से हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, जो भी मार्क्स ओरिएंटेड चीजें होंगी, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे, यू हैव टू फेथ इन योर टीचर्स को सब पता होता है कि कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जा सकती है, कैसे कैसे करवानी है। सो काम डाउन, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वही आपको करवाया जाने वाला है बच्चे। सो चुपचाप बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, टेंशन को दूर रख देंगे। आज मैं आपको इस वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करवाऊंगी और इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि अगर एग्जाम में केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कोई टेंशन ना हो, हम चुटकी बजाते उस क्वेश्चन का आंसर कर सके। केमिकल इक्विलिब्रियम देखने में बहुत भयानक लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम के जैसे, लेकिन है बहुत आसान। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर वो आपको पता है ना बॉस, तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को कर सकते हो। और सबसे फनी बात ये है ना कि हमें पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, हर बार वैसे ही तो आता है बच्चे। तो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मोल्ड करके नहीं दिया जा सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। कुछ ही 2-4 वैरायटी पकड़ रखी है एनटीए ने इन चैप्टर से, इस चैप्टर से क्वेश्चन को डालने के लिए। तो थोड़े से अगर आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स उठाओगे बच्चे और वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें वैरायटी का आइडिया हो जाएगा कि अरे यार, इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहिए तो हमें आते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द लेक्चर, जो भी बता रही हूँ बच्चे उनको फॉलो करते जाना है, सुनते हुए जाना है, लास्ट तक तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर और वो एक मोमेंट पे आके, एक टाइम पर आके एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, जहां पर क्या क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। अगर हम रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं बच्चे, रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए रिएक्टेंट क्योंकि पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है बच्चे, मान लो मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। तो सबसे पहले जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, केवल ए प्रेजेंट था, तो ए जो है वो बी में जा रहा होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा बच्चे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, 0 था, क्योंकि तब तक प्रोडक्ट ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रिएक्टेंट की अमाउंट कम होने लग जाती क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चे। दिस इज योर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज योर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके ये जो रेट है बेटा बराबर हो चुके रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। सो दिस पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर आपका आर एफ बराबर क्या है बच्चे, आर बी, ठीक है। तो रेट वर्सेस टाइम का केवल एक ही ग्राफ बनता है, ओनली वन ग्राफ, ओनली वन ग्राफ।
तो यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देख लेते हैं बच्चे, कब कब होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। रिएक्शन जो है वो हमारी क्लोज्ड वेसल के अंदर होनी चाहिए। भाई साहब अगर क्लोज्ड वेसल नहीं होगा, क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा, तो रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा होगा और प्रोडक्ट अगर वो गैसेस होंगी तो वो बाहर को उड़ जाएंगी, तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कैसे आया जाएगा। सो इक्विलिब्रियम अटेन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होता है बेटा। किन के अंदर होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, और वो रिएक्शन भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होनी चाहिए बेटा, ओपन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये चीज हो रही है तो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा जो हमने अभी अभी पढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये आपका इधर फॉरवर्ड है बेटा, इधर जा रहा है फॉरवर्ड में प्रोडक्ट, फिर ये जब एक अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में आ जाएगा तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड में चलाएगा, आर बैकवर्ड हो जाएगा। एक मोमेंट आएगा जब हमारा दोनों का जो रेट है आर एफ और आर बी दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट मीन्स वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो चुका है। ठीक है, डन। दूसरी बात देखो, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है बेटा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बिकम्स कांस्टेंट, इट मे बी इक्वल और नॉट बी इक्वल। देखो बेटा यहाँ पर तीन ग्राफ बनते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ बनते हैं। पहले के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बेटा, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट आपका पहले मैक्सिमम में था, धीरे धीरे रिएक्टेंट आपका घट गया है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है बेटा। कांस्टेंट में भी अगर मैं पूछूं तो मैं बता सकती हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पर तुम देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटते घटते इतनी हो गई है, और यहाँ पर आके ये जो कंसंट्रेशन से ये कांस्टेंट हो गई है, दे आर नॉट चेंजिंग, that means this is the equilibrium point, right? और इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जैसे तुमने रेट वर्सेस टाइम के अंदर देखा था। यहाँ पर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? बराबर। क्लियर हुई? तो हमने दो चीज अभी तक पढ़ी बेटा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक ही बनता है, वो भी इस तरीके का। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ बनते हैं जिसके अंदर एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट, concentration of reactant can be less than the concentration of product, and concentration of reactant can be equal to the concentration of the product। ये तीनों वैरायटी के ग्राफ हमारे सामने बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर रही है। ठीक है, दूसरा बेटा इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी की वैल्यू वो बराबर 0 होती है, एंड जो रिएक्शन क्वोशंट होता है आपका, रिएक्शन क्वोशंट दैट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे और पढ़ते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है? तुम ध्यान से सुनो बेटा, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। भाई मान लो मैम हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, एन ए से बी कुछ बन रहा है। अगर मुझे रेट लिखना है, रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, concentration of reactant raised to power its stoichiometric coefficient. This is your law of mass action. Law of mass action के according rate of any reaction is equal to the, is directly proportional to the concentration of the reactant raised to power their stoichiometric coefficient. अब अगर मैं इधर की बात कर रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड की बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड की, तो रिएक्टेंट ये है आपका आर एफ हो गई है। अगर मैं बात करूं इधर से इधर जाने की तो रिएक्टेंट उस केस में ये होगा ना, तो यहाँ आर बी अगर मैं लिखना चाहूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की कंसंट्रेशन बेटा, क्योंकि इस वाली रिएक्शन, अगर रिएक्शन इधर जा रही है तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और रिएक्शन अगर इधर जा रही है तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? मान लो इसकी मैं एम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देती हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो एट इक्विलिब्रियम आपको पता है कि मैम आर एफ बराबर आर बी होता है। इन दोनों को जब बराबर करेंगे, ध्यान से देखो, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन और आर बैकवर्ड इज इक्वल टू के बी इंटू बी की कंसंट्रेशन रेज टू पावर एम। के एफ और के बी क्या है बेटा, के एफ एंड के बी ये है हमारे रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इनको जब बराबर पुट करेंगे तो के एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू के बी बी की पावर एम। अब इसको के एफ बाई के बी करो बेटा, इसको इधर लेके आओ, के एफ बाई के बी इट इज इक्वल टू बी की पावर एम और इधर ये मल्टीप्लाई में था रेज टू पावर ए रेज टू पावर एम। जो आपका रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, इसको हमने नाम दिया है क्या, के इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया है बेटा, के इक्विलिब्रियम। So K equilibrium is equal to the ratio of the rate constant of forward reaction to the rate constant of the backward reaction and that is equal to the, ये B क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में जो तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उनकी रेज टू पावर दियर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर दियर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा। ये हम सबको पता है, इतना हम सबको पता है कि हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। गिवन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की टर्म है वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की टर्म वो एंड रेज टू पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ आपको वो ध्यान से सुनो। आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के इक्विलिब्रियम है ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली depends on temperature, ठीक है, not on changing concentration, not on changing catalyst, not on changing pressure, not on changing volume। कुछ भी ऐड करने पर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इस चीज को गांठ बांध लो दिमाग में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। और आपके ये जो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है बेटा, दीज रेट कांस्टेंट्स, ये जो रेट कांस्टेंट्स हैं ये टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों पे डिपेंड करते हैं बेटा। टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो दीज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है मैम, कैटालिस्ट। अगर मैं कैटालिस्ट ऐड कर देती हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। बात आई समझ में, वेरी गुड। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों। आपको सभी के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो फॉर्म्स में लिखते हैं, एक केपी की फॉर्म में, एक केसी की फॉर्म में। ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद बी गैस, ठीक है। तो गैसेस की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और प्रेशर भी हो सकता है बेटा। भाई प्रेशर, गैस है तो प्रेशर क्रिएट कर सकती है जो कि सॉलिड और लिक्विड नहीं कर सकते हैं, और गैस है तो उनकी कंसंट्रेशन भी हो सकती है मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो अगर मुझे केपी की एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर दिस, तो प्रोडक्ट में बी है तो प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में ए है तो प्रेशर ऑफ ए। केसी अगर मुझे लिखना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, केपी और केसी का रिलेशन, ठीक है। केपी कैसे लिखेंगे, प्रेशर की टर्म में, केसी कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म्स में बेटा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं इस वाली रिएक्शन का बेटा, N2 + 3H2 ये भी गैस है, इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो इसके लिए केपी कैसे लिखेंगे, देखो मैम, केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। गैसेस हैं तो गैसेस के लिए अपन प्रेशर की टर्म यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में तुम्हारा अमोनिया है तो प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू लॉ ऑफ मास एक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 और रेज टू पावर 3। दिस इज योर केपी। केसी अगर लिखना हो बेटा तो
अगर मैं यहाँ पर Kc लिख दूं, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 का एंड H2 रेज टू पावर 3 इनका प्रोडक्ट, दिस इज योर Kc, ये आपका Kp। प्रेशर की टर्म में लिखने के बोल दे तो Kp, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखने को बोले तो Kc बचे। क्लियर है? वेरी गुड। अब इनके यूनिट्स क्या होंगे Kp और Kc की? बेटा Kp और Kc की यूनिट होंगी, Kp की यूनिट क्या होती है? एटीएम। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ एटीएम, एटीएम रेज टू पावर डेल्टा Ng, और यहाँ पर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है भला? डेल्टा Ng होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। तो बेटा जी निकालते कैसे हैं? डेल्टा Ng इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट माइनस में समीशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। भाई प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल्स हैं उन सभी को जोड़ दो और उसमें से घटा दो रिएक्टेंट में आने वाले गैसियस मोल्स। जैसे तुम्हारे सामने ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो बेटा जी अगर मैं इसके लिए यहाँ पर डेल्टा Ng निकालना चाहूं तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं? मैम 2 है, माइनस में रिएक्टेंट में जहां कुछ नहीं लिखा वहां 1 एंड प्लस में 3, 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आप डेल्टा Ng निकाल लेंगे बेटा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ K इक्विलिब्रियम के। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं Kp एंड Kc के रिलेशन की बेटा। Kp एंड Kc रिलेशन देखिए, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, या फिर मैं बोल सकती हूं कई बार क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो निकलवा लेते हैं तो RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। R की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन। क्या? नो मैम। प्रेशर की टर्म्स में ले रहे तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी बेटा? केल्विन होगी। तो आपको मेनली क्या निकालनी है? डेल्टा Ng की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैम अगर मेरे पास A से 2B दे रखा है गैसेस के अंदर तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड प्लस में CO2 गैस, तो बेटा जी यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम प्रोडक्ट में केवल एक गैस का मोल है, इधर ये सॉलिड है, इधर ये सॉलिड है। सॉलिड्स को कंसीडर नहीं करना है, केवल गैसेस को, ओनली गैसेस। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी बेटा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड है बेटा या फिर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड है, ठीक है, इनको अपन क्या मानेंगे बेटा? 1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं और न्यूमेरिकल्स को आसान कैलकुलेट करने के लिए अपन इनकी वैल्यू 1 कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी आपकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होती है, जो भी आप लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वाली टर्म्स, उनमें अगर आपका सॉलिड या प्योर लिक्विड ब्रैकेट के अंदर S या ब्रैकेट के अंदर L लिखा हुआ आ जाए तो आपको वहां कुछ नहीं करना है, उनको केवल 1 लिखना है। जैसे कि इसी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इधर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में CO2 और CaO और डिवाइडेड बाय CaCO3। तो इनकी वैल्यू आपको क्या लिखनी है बच्चे? मैम इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, बिकॉज ये क्या है? आपके सॉलिड्स हैं एंड सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। बात आई समझ में? वेरी गुड। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ K इक्विलिब्रियम के। देखो
के इक्विलिब्रियम का जो के इक्विलिब्रियम से हमें क्या क्या पता लगता है, हमें ये बताना। सबसे पहली बात मैम, के इक्विलिब्रियम से हमें क्या क्या पता लगता है? अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 3 है, या k की वैल्यू लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, या फिर k की वैल्यू लेस देन 10 रेज टू पावर 3 एंड लेस देन ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? देखो बेटा, K क्या होता है आपका? K होता है, K इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका न्यूमरेटर ज्यादा है बेटा, है ना? अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि K की वैल्यू ज्यादा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ K इज हाई it means formation of product or stability of product is higher, that means reaction किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा? reaction will move in forward direction, प्रोडक्ट बनाने वाली डायरेक्शन में आपका रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट वाले डायरेक्शन में जाएगी बेटा। कब? जब K की वैल्यू ज्यादा होगी, 10 की पावर 3 से ज्यादा होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवरेबल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल है। यानी कि रिएक्शन यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। अगर K की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा ना, तो रिएक्टेंट जो था ना तुरंत प्रोडक्ट की तरफ, मानो कि प्रोडक्ट की तरफ ही जा रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होने पे है। बात आई समझ में कि वहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और अगर मैं बात करूं कि 10 की पावर माइनस 3 से K की वैल्यू बहुत कम है बेटा, बहुत कम है आपकी 10 की पावर माइनस 3 की वैल्यू से K की वैल्यू, इसका मतलब रिएक्टेंट ही आपका ज्यादा अमाउंट में है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर ये बहुत कम है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है बेटा। अगर ये कम है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है, और अगर रिएक्टेंट के अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या वो प्रोडक्ट की तरफ जाने का सोच भी रही है? मुझे तो नहीं लगता। तो मैम, अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से कम आ जाए, इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं है, वो रिएक्टेंट फेवरेबल है, रिएक्टेंट उसका स्टेबल है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है। बात आई समझ में? तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करती हूं, सो इफ K is very less, उस कंडीशन में रिएक्टेंट इज मोर डोमिनेंट, यानी कि रिएक्टेंट फेवरेबल बेटा। क्या है? रिएक्टेंट फेवरेबल। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा प्रेफर करती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रेफर करती है। बात आई समझ में बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बने हुए हैं कि K की वैल्यू आपसे दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट फेवरेबल है या फिर प्रोडक्ट फेवरेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें K की वैल्यू ज्यादा वो प्रोडक्ट फेवरेबल होगा, और जिसमें K की वैल्यू कम वो रिएक्टेंट फेवरेबल होगा, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर हमारा K वैल्यू लाई करता है, यानी कि वहां पर प्रोडक्ट भी एप्रिशिएबल अमाउंट में है और रिएक्टेंट भी एप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, दोनों बराबर प्रेजेंट है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, अगर हम बात करते हैं K इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर, तो ये मैंने तुम्हें बताया कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखना मैं यहां पर क्या लिख रही हूं। पहला पॉइंट, अगर मैंने
ए से बी वाले रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिखा, तो बी से ए के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया 1/K1। कि जब तुम किसी रिएक्शन को रिवर्स करती हो, तो ध्यान से मेरे शब्दों पे जाना बच्चे, जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रीवियस रिएक्शन। क्या बोला मैंने, जब भी तुम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो बनने वाली नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 होगा। दैट मींस ये वो सेम रिएक्शन पुरानी वाली नहीं है कि हम ये बोल दे कि मैम आप ही ने तो कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये क्यों चेंज कर रहे हैं। अरे बेटा शब्दों पे जाओ कि जब तुम किसी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो बनने वाली नई रिएक्शन, ये नई रिएक्शन है, ये वो पुरानी रिएक्शन नहीं है, वो नई रिएक्शन हो गई। और नई रिएक्शन हो गई, घर बदल गए, जगह बदल गई, सब कुछ बदल गया, रिएक्शन बदल गई तो ऑब्वियस सी बात है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदलेगा ही। इस एक रिएक्शन का बदल के दिखाओ ना तुम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बदलेगा जब तुम इसका टेम्परेचर चेंज करोगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात ये आई बेटा कि अगर किसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, नई बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका रिवर्स हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करती हूँ, Na गैस Nb गैस, तो बनने वाली नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश विल बी K1 की पावर n। किसी रिएक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नई बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा पुरानी वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर वो नंबर जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया। चाहे इधर 1/n A कर दो बेटा, 1/n B, तो यहाँ पर तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/n से, तो इस रिएक्शन के लिए K डैश क्या हो जाएगा K1 की पावर 1/n बच्चे। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, जैसे A गैस, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। B को अगर मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम में लिखा C के साथ, अब मैं पूछ रही हूँ तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इसके लिए K डैश क्या होगा। वेरी सिंपल, जब भी आप दो रिएक्शन को जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। इसको जोड़ दो इन दोनों को, तो यहाँ B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाली बन जाएगी, तो K डैश क्या आ जाएगा बेटा K1 इंटू में K2। ठीक है, अगर तुम दो रिएक्शन को घटा रहे हो बेटा कुछ इस तरीके से, A गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद B गैस, और यहाँ पर C गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद B गैस, इसके लिए K1 है बेटा, इसके लिए K2 है, और तुमसे मैं पूछ लूं A से C गैस, इसके लिए K क्या होगा बताओ, K क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को जब रिवर्स करूंगी, B से C लिखूंगी, तो B से C वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2 हो जाएगा। रिवर्स करने के बाद जब जोड़ेंगे A से B, इधर रिवर्स किया B से C, तो B से B कैंसिल, फिर A से C बन गया। तो पहले रिवर्स किया फिर ऐड किया, रिवर्स किया तो 1/K2, ऐड करेंगे तो K1 इंटू 1/K2 बेटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन में से घटाएंगे, घटाया ही है ना बेसिकली मैंने इसको, या माइनस, ये प्लस का था माइनस का था, जीरो, ये इधर माइनस का उधर चला गया प्लस का, घटाया ये एक तरीके से। तो जब घटाते हैं दो एक्सप्रेशन को तो बनने वाली नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो होता है बेटा। ठीक है, यहां से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस कि तुम्हें कुछ रिएक्शंस दी गई होंगी, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखने को मिलता है, दिया गया होगा। फाइनल एक टारगेट रिएक्शन तुम्हें दी गई होगी बेटा, टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो बेसिक फंडा क्या है वहां पर, इतना सा है कि मैम जो गिवन रिएक्शन है ना उनको तरोड़ मरोड़ के ऐसे वैसे जैसे तैसे यूज करके मुझे फाइनल रिएक्शन बनानी है, और जैसे जैसे मैं उनके साथ कर रही हूँ वैसे वैसे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ करती रहूंगी, फाइनली मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
देखो बेटा, टेम्परेचर की बात जैसे कि मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ता है, ठीक है। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बोल रही हूं कि मेरा T1 टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, किसके लिए? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक ही रिएक्शन की बात हो रही है, एक ही रिएक्शन का अगर तुम टेम्परेचर बदलोगे, मान लो तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी K2 चेंज हो गया है बेटा। और ये जो चेंज है ये वान टॉफ इक्वेशन के द्वारा दिखाया जाता है। रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड के बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वान टॉफ इक्वेशन से दिखाया जाता है। वान टॉफ इक्वेशन क्या कहती है? देखिए, वान टॉफ इक्वेशन बोलती है यहां पर ln K2 by K1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई R इंटू में 1 by T1 माइनस 1 by T2। दिस इज योर वान टॉफ इक्वेशन बेटा। डेल्टा H आपका एंथैल्पी चेंज है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको रखनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T1 और T2 आपके अलग अलग टेम्परेचर है जिनकी यूनिट हमेशा केल्विन में रखोगे। K2 और K1 आपके T1 और T2 के लिए टेम्परेचर्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेल्टा H आपका एंथैल्पी चेंज है। अब डेल्टा H की अगर हम बात करेंगे बेटा, डेल्टा H की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा H जब पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सबको पता है ना कि उस रिएक्शन में तुम्हें हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव। और अगर डेल्टा H नेगेटिव होता है वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। इधर देखो, ग्राफ आगे आएगा वो बताती हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H जो होता है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होती है। यस, बिल्कुल मैम। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर तुम पिछले वाले उससे देखो बेटा, यहाँ पर इसमें देखो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने T2 इज ग्रेटर देन T1 माना है, तो ये वाली चीज क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1। ध्यान से समझना, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि मैंने T2 इज ग्रेटर देन T1 की कंडीशन ली, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। For endothermic process, on increasing the temperature, reaction will go in the forward direction. Is it clear? Yes, ma'am. एक्सोथर्मिक के लिए जहां डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 से कम होती है, वहां पर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज बेटा। इस केस के अंदर इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, इफ T2 is greater than T1, उस कंडीशन में K2 is less than K1 होगा, यानी रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा। किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आगे देखिए, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, द रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये किसका है? एंडोथर्मिक का है बेटा। यहाँ पर रिएक्शन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बेटा, किस रिएक्शन डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन जाएगी, अब उसकी बात कर लेते हैं। वो किससे बताई जाएगी? रिएक्शन कोएफिशिएंट से। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशियो, रेज़ टू पावर देयर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आल्सो। लेकिन क्यों क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है बेटा एट एनी टाइम, जब तुम्हारा मन करे ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का रेशियो लेना है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशियो, रेज़ टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद 3B। ठीक है, इसका अगर मैं K इक्विलिब्रियम लेती हूँ तो ये मतलब हुआ कि मैं एट इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ, एट इक्विलिब्रियम।
के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, b की पावर 3 बटे में a की पावर 2। बट एट एनी टाइम की अगर मैं बात करूं, बट एट एनी टाइम अदर देन के इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम, तो उसको हम कैसे निकालेंगे मैम, उसको हम Q बोलते हैं ना, b रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 2। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कुछ और होगी, यहाँ पर किसी और रैंडम टाइम पे निकाल रहे हो, वहां पर इनकी कंसंट्रेशन कुछ और होगी, इनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो अगर Q की वैल्यू बेटा बराबर आ जाए, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ Q इज इक्वल टू K द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अगर हम बात करें कि Q की वैल्यू ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम से ज्यादा वैल्यू है बेटा Q की, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी। भाई K इक्विलिब्रियम, Q की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब K तुम्हारा यहाँ रह गया है और रिएक्शन में Q इधर चला गया, तो Q को वापस K पकड़ने के लिए बैकवर्ड में आना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएगा। सो इफ Q इज ग्रेटर देन K रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि Q की वैल्यू कम रह गई, K मेरा इधर है, Q मेरा इधर रहेगा, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में। तो यहाँ पर अगर आपका Q की वैल्यू कम रह जाती है सॉल्व करते टाइम, तो दैट मीन्स द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा क्लियर हुआ, यहाँ पर इतनी बात सबको क्लियर हुई। अभी तक की किसी चीज में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल की। अभी अभी मैम ने आपको समझाया था कि जो हमारी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैम जब हम उस रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, प्रेशर को चेंज कर देते हैं, मोल्स को चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वापस इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, भाई तुम्हारी रिएक्शन यहाँ बैलेंस थी, तुमने इधर कुछ डाल दिया, अब इधर पलड़ा भारी हो गया, इधर कम हो गया, तो ये रिएक्शन को वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमने इधर कुछ डाला है ना, या तो इसको वापस निकालो या तो फिर इसको थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट करने दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने दो, तब जाके ये पलड़ा वापस बैलेंस में आएगा। मतलब मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, रिएक्शन वापस से अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाई करती है कि जो जो उसके अंदर तुमने चेंज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज किया है, डिस्टर्ब किया है, वापस हमारी रिएक्शन उसी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अटेन कर ले। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला था बेटा, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस which changes any of the factor that determine the state of equilibrium, जो इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर रहे फैक्टर्स को अगर अफेक्ट करने वाला कोई भी चीज तुमने उसमें किया, the system will react in such a way as to minimize the effect of the disturbance, यानी कि रिएक्शन फिर इस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करवाएगी कि जो तुमने उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश की है वो वापस से नॉर्मल हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक चेंज बताया बेटा, क्या चेंज बताया मैंने आपको कि देखो N2 प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। अब क्या होगा, इफ यू आर एडिंग समथिंग इनसाइड इट फ्रॉम आउटसाइड, मान लो तुमने नाइट्रोजन के अमाउंट को इधर ज्यादा किया, तो भाई तुमने रिएक्टेंट के अमाउंट को ज्यादा कर दिया ना, ये मिनिमाइज कहाँ हो सकती है, बाय रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट। ये कब वापस इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, जब जो तुमने बाहर से रिएक्टेंट ऐड किया वो क्या हो बेटा, प्रोडक्ट में फॉर्म होने लग जाए, वापस रिएक्शन बैलेंस हो जाए। मान लो तुमने बाहर इधर से कुछ ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाके अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में लेके आएगी।
या फिर ये हो बेटा कि यहाँ जो बन रहा है उसको तुम बाहर निकाल रहे हो, तो रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, जल्दी से जल्दी फिर से रिएक्ट करेगी आपस में टू मेक अमोनिया। यानी कि वॉट एवर यू आर चेंजिंग इन द रिएक्शन, रिएक्शन इस तरीके से रिएक्ट करेगी ताकि जो तुम चेंज कर रहे हो उसको बदला जा सके बेटा, उसको मिनिमाइज किया जा सके, वापस से सेम स्टेट को अटेन करने के लिए, सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ले चटले प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है जब आप अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं बेटा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना, इन सभी चीजों को बस अब दिमाग में रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर मेरा रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, इधर तुम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो ले चटले प्रिंसिपल क्या बोलता है, भाई तुम जिधर चेंज करते हो ना रिएक्शन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। अब इधर तुमने अमाउंट बढ़ाई है, रिएक्शन किधर मिनिमाइज करेगी, इसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जाने के लिए बोलेगी, भाई मैं बहुत ज्यादा हो गया हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट साइड जा, तभी तो वापस बैलेंसिंग होगी, है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी टू मेक दी प्रोडक्ट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, भाई तुम यहाँ इसको बढ़ा रहे हो, तो ये मिनिमाइज कैसे हो सकता है, इस डायरेक्शन में जाके कि प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू रिएक्टेंट बनाए, कि मैं 5 मोल बढ़ गया तो भाई 2.5 मोल रिएक्टेंट बना देता हूँ, 2.5 हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाते हो तुम तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी बेटा। ये था कंसंट्रेशन का चेंज। नाउ सी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या करेंगे बेटा, इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो तुम्हें पता है ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बेटा। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं बेटा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे तो प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। अब तुम एक बात बताओ, तुम किसी रिएक्शन के अंदर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन अपने आप के साथ क्या करेगी, रिएक्शन उस रिएक्शन जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी ना जहां उस प्रेशर को बढ़ाया जा सके। भाई तुमने वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश की, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, दैट मींस प्रेशर इज डिक्रीज्ड बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुमने प्रेशर को घटा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, ले चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर घटाने पर रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगी जहां प्रेशर को ज्यादा किया जा सके। और प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। P इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर तुमने वॉल्यूम को बढ़ाया यानी कि प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर कोशिश करेगा अपने आप को बढ़ाने की, और अपने आप को बढ़ाने के लिए इसको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। ठीक है, so if the volume is increased, the pressure decreases, hence the reaction will shift in that direction in which pressure increases. That means in the direction in which number of moles of gases increases and vice versa बच्चे। दूसरा देखो, अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया then for डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अब बेटा वॉल्यूम घटाने पर वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटा है, प्रेशर अब उस डायरेक्शन, रिएक्शन अब उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। प्रेशर को कहां बढ़ाया जा सकता है, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ मोल कहां ज्यादा है, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट में ज्यादा है यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डेल्टा एन अगर लेस देन 0 है यानी कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ठीक है, अगर डेल्टा एन बराबर 0 है तो रिएक्शन की शिफ्टिंग नहीं होगी बेटा। ठीक है, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो रिएक्शन की शिफ्टिंग नहीं होगी। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर घटा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रही हूं, प्रेशर बढ़ा रही हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर को कम किया जा सकता है। और प्रेशर को कम कहां किया जा सकता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे। क्लियर है यहाँ पर, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम देन द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर।
अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो ना तो रिएक्शन खुद कोशिश करेगा उस प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रेशर को कम करने का, वापस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। बात आई समझ में? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज फॉर्म, जहां पर कम नंबर ऑफ गैस के मोल होंगे। प्रोडक्ट में गैस का नंबर मोल कम है तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट में गैस के मोल कम है तो रिएक्टेंट, अगर डेल्टा एन बराबर 0 है तो देयर विल बी नो चेंज बेटा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। इनर्ट गैस एडिशन करनी है बेटा, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इस चीज को समझो। अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करती हूँ अपने उस कंटेनर के अंदर, रिएक्शन कंटेनर के अंदर, तो क्या फर्क पड़ेगा? दो कंडीशंस में हम चेंज कर रहे हैं बेटा, दो कंडीशंस में हम प्रेशर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं। एक तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए और एक प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। इन दोनों चीजों को समझेंगे बेटा। पहले देखो यहाँ पर इन दोनों चीजों को समझते हैं, दोनों चीजों को समझेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ए गैस है बेटा, बी गैस है एंड सी गैस है, ये वाली रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मोल्स मान लेते हैं तीनों के 1 1 1। तो टोटल प्रेशर बेटा, टोटल प्रेशर जस्ट एन एग्जांपल 3 atm। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर 3 atm। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं केपी की, तो प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए, हाँ या ना? ठीक है, केपी निकाल रहे तो प्रोडक्ट में प्रेशर डिवाइडेड बाय पी है। अब पीसी कैसे निकलेगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू में टोटल प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या देखेंगे? पीसी इज इक्वल टू एक्सी डॉट पीटी बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैम, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हर एक गैस का 1 है और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 3 मोल हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ से एक्स ए एक्स बी बराबर एक्स सी निकालू तो मोल सबका 1 1 है, टोटल मोल 3 है, 1/3 और 1/3 गुना 3 बेटे टोटल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 1/3 इंटू 3, इसका भी 1/3 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 3। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हर एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं बेटा? 1 1 3। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 1। अब मैंने आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस अगर मैंने ऐड की है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि मैंने प्रेशर तो 3 atm ही लेना है, बट जैसे ही मैंने बाहर से बेटा डी ऐड कर दिया 1 मोल, तो यहाँ पर टोटल मोल कितने हो गए? 4 मोल हो चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? 1/4 1/4 1/4 हो जाएंगी, यानी कि एक्स ए बराबर एक्स बी बराबर एक्स सी बराबर 1/4। मोल ए का 1 है डिवाइडेड बाय टोटल मोल 4। टोटल मोल 4 कैसे मैम? डी इनर्ट गैस अपन ने ऐड किया, 1/4 आया। पीटी मेरा फिक्स्ड है, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, जो कि कितना है बेटा? 3 है। तो यहाँ पर केपी अगर लिखेंगे तो 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 3। अब बताओ यहाँ पर एक वैल्यू आई तुम्हारे केपी की, क्या इधर 1 आएगी? 3/4 से 3/4 कैंसिल, 3/4। दिस इज लेस देन दिस, यानी कि ये तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर तुम इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो देयर विल बी चेंज इन द इक्विलिब्रियम, इट विल बी अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि अपन डिक्रीज इन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डिक्रीज इन प्रेशर यानी कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर प्रेशर को बढ़ाया जा सके, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा किया जा सके ऑन एडिंग द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है,
If the inert gas is added, then to maintain the pressure constant, volume is increased. Obvious सी बात है भाई, प्रेशर को अगर तुम कांस्टेंट रख रहे हो और बाहर से तुम कुछ गैस ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम का तो चेंज आएगा ही. वेरी गुड. Hence the equilibrium will shift in कौन सी डायरेक्शन में? In which larger number of mole of gas. बताया ना मैंने, इन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे आपका डिक्रीज इन प्रेशर था बेटा, कि नंबर ऑफ मोल जहां पर ज्यादा होंगे रिएक्शन उधर ही जाएगी. अब देख लो किधर ज्यादा होगी रिएक्शन उधर ही चली जाएगी. वॉल्यूम अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ बेटा तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब तुम पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों, अब और मैं तुम्हें बता भी सकती हूँ कि ऐसा क्यों. क्योंकि देखो तुम इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पीटी टोटल प्रेशर 4 ATM होगा. भाई बाहर से तुम अगर गैस ऐड करोगे और तुमने इस बार वॉल्यूम को फिक्स किया है तो नंबर ऑफ मोल बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा तो टोटल प्रेशर फिर 4 ATM हो जाएगा बेटा, है ना. और इस बार 1/4 इंटू टोटल प्रेशर 4 4 4 करेंगे, सब आपस में कट जाएगा तो इट विल बी अगेन 1. मतलब ये 1 नहीं है, हाँ ये 1 ही है. 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर रख के अगर चेंज कर रहे हो तो बेटा फर्क ही फर्क है. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर करके इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वैसे ही बिहेव करवाना है जैसे कि डिक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर डिक्रीज करवाया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है. प्रेशर कहां बढ़ता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं. क्लियर हो गई बात. चलिए अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा. यहां देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 278 फॉर द रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए बेटा कितना है दे नहीं रखा, 278 दे रखा है. 278 वैल्यू दे दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए. फिर कह रहा है कि सेम टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए क्या किया है तुमने इस रिएक्शन में, देखो सबसे पहले रिएक्टेंट की साइड SO3 है तो तुमने इस रिएक्शन को रिवर्स किया. अब मैम जब मैंने रिवर्स किया तो इसको बनाया 2SO3 2SO2 प्लस O2. जैसे इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया 1/278. लेकिन तुम्हें बनानी क्या है, तुम्हें 1SO3 बनानी, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके SO3 SO2 और हाफ O2 बना. तो नई जो रिएक्शन बनी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पुरानी वाली को जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया उतनी ही पावर. तो इट विल बी योर आंसर. क्लियर है. चलिए आगे क्वेश्चन करो. फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2NH3 5/2 O2. ये दे रखा है बेटा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन आर गिवन. 3 रिएक्शन तुम्हें गिवन है. मैंने बोला जो गिवन रिएक्शन है उन सभी को जैसे तैसे यूज करो, टारगेट रिएक्शन बना लो बेटा. सबसे पहले तो ये देख लो कि इधर रिएक्टेंट में क्या है, मैम NH3 है, लेकिन हमें NH3 इधर दिया गया है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे. तो जब मैंने सबसे पहले इस रिएक्शन को रिवर्स किया 2NH3 और ये बन गया मेरा N2 प्लस 3H2, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/K1. ऑब्वियस सी बात है भाई, रिएक्शन को रिवर्स किया है तो 1/K1 हो गया. फिर आपको NO प्रोडक्ट में चाहिए, H2O प्रोडक्ट में चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3H2O चाहिए, इधर कहीं पर भी H2O नहीं है. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 बेटा, क्योंकि 3H2O तभी आएगा जब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इधर 2 NO इसको कुछ नहीं करना तो इधर 3 का करना पड़ेगा. तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3H2 प्लस 3/2 O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 3H2O. तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो K3 की पावर 3 आ गई बेटा, क्योंकि मैंने इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर 3 हो जाएगी. बीच वाले के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया. N2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. रिएक्शन मुझे ये वाली बनानी है. चलिए ऐड कर देते हैं इन तीनों को बेटा. आई थिंक ऐड ही करना होगा अब तो, है ना. देखो 2NH3 नाइस, N2 से N2 कैंसिल, 3H2 से 3H2 कैंसिल, O2 प्लस 3/O2 इनके 5/2 O2 एंड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस 3H2O. एंड क्या ये मेरी फाइनल रिएक्शन है? यस मैम, बिल्कुल हमारी फाइनल रिएक्शन है. कैसे आई? इन तीनों को जोड़ के. इन तीनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? मैम इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो.
ये देखो बेटा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इस रिएक्शन के लिए। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चंस है बेटा। In which of the following cases does the reaction go farthest to the completion? कंप्लीशन की तरफ कौन सी रिएक्शन जा रही होगी? कंप्लीशन यानी कि प्रोडक्ट कौन सबसे ज्यादा बना रहा होगा, तो जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी। के इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट किसका ज्यादा होगा? जिसके लिए के ज्यादा होगा, और इन चारों में के बस इसी के लिए ज्यादा है, तो इन चारों में से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फॉर ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस द वैल्यू ऑफ केसी वुड डिपेंड अपॉन, बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा? भाई साहब एक ही रिएक्शन की बात की गई कि इस रिएक्शन के लिए तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा। अरे मैं मत पूछो ये सवाल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल एकमात्र टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी पे नहीं, तो यहाँ पर टेम्परेचर। अब जिन बच्चों ने ये सेशन नहीं देखा होगा वो बच्चे क्या करके आएंगे? ऑल ऑफ दी अबव, कि मैम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, रिएक्शन इधर उधर जाती है, के इक्विलिब्रियम चेंज होता है, प्रेशर भी का इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रेशर भी चेंज करता होगा। लेकिन जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि भाई साहब जब भी आप कंसंट्रेशन या प्रेशर या कुछ भी चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन अपने आप को वापस से शिफ्ट कर लेती है उस वाली डायरेक्शन में जहां पर वो जो तुमने चेंज किया है वो मिनिमाइज हो सके, ताकि मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट वही अटेन हो सके। क्लियर है? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन N2 + O2 से 2NO बन रहा है इज 4 × 10⁻⁴ at 2000 Kelvin. In presence of a catalyst, equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, the equilibrium constant in presence of the catalyst at 2000 Kelvin is. रिएक्शन एक ही है, रिएक्शन को नहीं बदला, टेम्परेचर सेम है, तो तुम बताओ क्या मैं बिना टेम्परेचर चेंज किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकती हूँ? नो वे, अ बिग नो। टेम्परेचर को चेंज किए बिना अगर तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। कैटलिस्ट खुद कह रहा है कि मेरी वजह से जो रिएक्शन हुई है ना, जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वो 10 गुना जल्दी अटेन हुआ है, लेकिन हुआ तो वही है। बात आई समझ में? जाना तो मुझे घर ही है, चाहे मैं साइकिल से जाऊं चाहे मैं पैदल जाऊं। बात क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? यही होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 4 × 10⁻⁴ बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गैस A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क अलाउड टू रिएक्ट विद गैस B प्रेजेंट इन द राइट फ्लास्क। देखो क्या क्या कह रही है कि A2 की जो रिएक्शन है वो मैं B2 से अलाउ करवा रही हूँ, ये 2AB बन गया मेरा, ये इसका केसी गिवन है। What is the concentration of AB when equilibrium is established? देखो बेटा यहाँ पर 2 मोल है, मोल कितना है? कंसंट्रेशन निकाल लो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। इधर यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मोल कितने हैं? 4, वॉल्यूम कितनी है? 3, 4/3। तो इधर ध्यान से देखेंगे मैम ये 2 मोलर है, कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे, ये 2 है, 4/3 को कितना लिखो बेटा? 4/3 लिख लेती हूँ अभी, और ये 0 था। अब T इक्विलिब्रियम पर ये 2 - x होगा, ये 4/3 - x होगा और ये 2x होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है इधर? के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन AB की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय A2 की कंसंट्रेशन इनटू B2 की कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा? 4 गिवन है, इसको बराबर 4 लिख देंगे। तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकती? AB कितना हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 - x इंटू 4/3 - x, और यहाँ पर इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 बेटा। तो क्या हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? और x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास AB भी आ जाएगा बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन PCl5 PCl3 + Cl2
COCl2 फिर COCl2 साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वेरी गुड। A few moles of CO are later introduced into the vessel after some time the new equilibrium concentration of। इसने क्या कहा है कि मेरी ये दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इक्विलिब्रियम में, लेकिन मैंने क्या किया, बाद में बाहर से CO को ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन में, ये बताना है भाई। तुम बाहर से अगर CO ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट CO हो गया, यानी कि दिस रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब ये CO जो तुम बाहर से डाल रहे हो इस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इस Cl2 की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये Cl2 कहां से आ रहा है, यहाँ से, ये अगर ये कम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाके Cl2 बना रही होगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, CO Cl2 से रिएक्ट करके अपनी अमाउंट बढ़ा रहा है, लेकिन इस Cl2 की वैल्यू कम होने की वजह से PCl5 रिएक्ट करके अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या चेंज आए हैं, PCl5 विल रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल गलत, बिल्कुल बदलेगा बेटा। PCl5 विल बिकम लेस, बिल्कुल सही बात है, PCl5 घट के कम हो जाएगा। PCl3 कम होगा, बिल्कुल नहीं, अरे PCl5 भी टूट के Cl2 बना रहा है तो PCl3 भी बनाएगा, तो वो तो बढ़ेगा अमाउंट में। COCl2 विल बिकम लेस, बिल्कुल गलत बात है, ये डाला तो बनेगा तो COCl2 ही है ना, तो केवल क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम दिस डेल्टा H वैल्यू दे रखी है बेटा, द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को हमेशा कम करना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा तभी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी। डेल्टा Ng की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इधर 1 माइनस में 1 प्लस 1/2, यानी कि -1/2। तो फॉरवर्ड के अंदर जाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा या इंक्रीज, we have to increase the pressure so that reaction उस डायरेक्शन में जाए जहां पर प्रेशर को कम किया जा सके, और प्रेशर को कम कहाँ किया जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और इधर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में कम है। तो इन दो कंडीशंस की वजह से, प्रेशर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को घटाने से, दोनों ही नहीं, अलग अलग है, इसमें उल्टा दे रखा है दोनों के केस में। रिमूविंग SO3, ये सही है बेटा, SO3 को अगर हम घटाते रहेंगे तो रिएक्शन किधर जाती रहेगी, आगे फॉरवर्ड में जाती रहेगी बेटा, ठीक है, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज 3 × 10⁻³ बेटा। 500 केल्विन पर आपका रेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू घट रही है, देखो ये 3 × 10⁻³ ये 5 × 10⁻5 है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम घटा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मैम, ऑब्वियस सी बात है। व्हाट इज द साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज, मैम सबको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और आपकी के की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स वो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा H कैसा है बेटा, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बोथ A एंड B आर पॉसिबल, एट लोअर टेम्परेचर इट इज पॉजिटिव एंड हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं। हमें पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर K की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, द चैप्टर इज ओवर। तो यहाँ पर आपके लिए बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है और ले चैटलर प्रिंसिपल है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दे के आपसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो पिछले सालों के पेपर से एनालाइज किया गया है, उनके बेसिस पर मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज करवाया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, वहां से पढ़ के आपको जवाब जरूर मिलेगा बच्चे। और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाओ, एज इट इज आपको नोट्स सबके सब नोट्स मिल जाएंगे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आयनिक इक्विलिब्रियम।